दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की क्लास को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज अपने 472 नंबर की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। यदि ध्यान देंगे तो ये हमारा फिजिक्स का जो है 17वीं क्लास है दोस्तों। जी हाँ, 17वीं क्लास से हम लोग फिजिक्स का अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक दोस्तों आपको कुल 16 लेक्चर दिया जा चुका है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पृष्ठ तनाव, केशिकत्व और श्यानता से संबंधित बेहतरीन सवालों के बारे में आप अध्ययन कर पाएंगे। हूबहू जैसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह के सवाल मैं आप सभी के समक्ष दे रहा हूं, पढ़ने में मजा आ जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास अगर आप करते हैं तो पूरे 14,160 सवाल भी आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है और इसी तरह से हम लोगों ने अब तक 14,000 सवाल पढ़ के कंप्लीट कर दिया। वो दिन दूर नहीं जब हमारे 15,000 सवाल पूरे होंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे आते अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान देंगे, अगर आपको विश्वास है, भरोसा है कि नितिन सर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप एक बार हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करके देखिए। हमने कई विषय के अलग अलग पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि यदि आप हमसे पेड कोर्स की क्लास करते हैं तो एक फायदा आपको होगा कि जिस विषय का पेड कोर्स आप ज्वाइन करेंगे वो विषय आपको अपने जीवन में दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी कि दोबारा उस विषय को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये आप जान लीजिए। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, अलग अलग विषय के फाउंडेशन और इंडिविजुअल बैचेस दोस्तों बना के रखे हैं। आप वहां से तैयारी कीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। चलिए, तो पृष्ठ तनाव, केशिकत्व और श्यानता से संबंधित सवालों को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल दे रहा है कि कोई द्रव किसी पदार्थ को किस स्थिति में गीला नहीं कर पाता। ठीक है, कोई पदार्थ किस स्थिति में किसी दूसरे पदार्थ को गीला नहीं कर पाता। आप कहेंगे सर ये कैसा उटपटांग सवाल पूछ रहे, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, पहले उदाहरण लीजिए, एक उदाहरण ले रहा हूं। ठीक है, कांच पर पारा गिराने पर, कांच पर पारा गिराने पर कांच भीगता नहीं है। ठीक है, कांच भीगता नहीं है। ठीक है, उसे तो भीग जाना चाहिए, उस पर पारा गिरा रहे हैं। पारा एक तरह का द्रव है, दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन उसके बावजूद भी कांच जो है गीला नहीं होता है, भीगता नहीं है। भाई क्या कारण है, यही तो मैं सवाल कर रहा हूं। अब उदाहरण मिलने के बाद आप ये सवाल को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, वहीं अगर कांच पर पानी गिरा दिया जाए तो कांच गीला हो जाएगा। अरे भाई गाड़ी उड़ी धुलते हैं, कांच पे पानी मारते हैं तो कांच गीला होता है कि नहीं होता है सर। पारा लेके फेंक देंगे, कांच गीला नहीं होगा। ठीक है, अब कोई ना कोई कारण तो इसके पीछे होगा। जी हाँ, कारण क्या है यही तो आपको बताना। तो कभी ऐसा सवाल आए तो बताइएगा कि जब आसंजक बल का मान, थोड़ा सा लीक से हटकर इसका उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब आसंजक बल का मान, ठीक है, आसंजक बल का मान, आपने पढ़ा आसंजक बल किसे कहते हैं? दो भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला जो बल है वो आसंजक बल है और एक समान पदार्थों के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब आसंजक बल का मान जो द्रव के अणुओं के ससंजक बल के, जो दूसरा द्रव है उसके अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? सॉरी, भीग नहीं रहा ना, गीला नहीं कर रहा तो कम हो जाता है, भीगेगा तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, जब आसंजक बल का मान द्रव ठीक है, द्रव के अणुओं के ससंजक बल, ठीक है, अणुओं के ससंजक बल से कम होता है। ठीक है, ससंजक बल से कम होता है, तब उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इस स्थिति में वो गीला नहीं कर पाएगा। आसंजक बल क्या हो जाएगा? ध्यान से पढ़िएगा। जब आसंजक बल का मान द्रव के ससंजक बल के मान से कम होता है, यानी ससंजक वाला ज्यादा हो, आसंजक वाला कम हो, तब दोस्तों क्या होता है? वो वस्तु गीला नहीं होगी। ये एक लाइन में आप याद रखेंगे। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं कि कोई द्रव किसी पदार्थ को कब गीला कर देता है। ठीक है, तो पहले उदाहरण लीजिए आप दोस्तों। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है दोस्तों कांच पर जल गिराने पर कांच भीग जाता है या कांच गीला हो जाता है। ठीक है, कांच गीला
हो जाता है, ठीक है, भीग जाता है। तो यह दोस्तों इसका एग्जाम्पल रहा। अब इस स्थिति में क्या हो रहा दोस्तों, वही चीजें उल्टी हो जाएंगी। कैसे, तो लिखिएगा जब आसंजक बल का मान, जब आसंजक बल का मान, जब आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक हो जाए, द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से, ससंजक बल से, ठीक है, ससंजक बल से अधिक हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, यहाँ क्या था, यहाँ कम था, यहाँ क्या है, यहाँ अधिक होता है, ठीक है, अधिक हो जाए। तब जानिए वो क्या हो जाएगा, सामने जो वो है, ठीक है, वो गीला हो जाएगा, ठीक है, जो पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का सवाल है, क्या करेंगे, फिजिक्स में ऐसे ऐसे सवाल ही बनते हैं जिसके उत्तर एक एक हाथ लंबे होते हैं, ठीक है। और सुनिए सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि द्रव बूंद संकुचित होकर की हटाइए, द्रव बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। जब द्रव क्या हो जाए, संकुचित होकर जुड़ करके एकदम छोटे बूंद का रूप धारण कर लेता है, तब उसे क्या कहते हैं, उसी को तो पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव, जिसे आपने सरफेस टेंशन कहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव का उदाहरण क्या है, वर्षा की बूंदों का गोल होना भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। यही तो होता है कि द्रव की बूंदें संकुचित होकर गोल रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है, या न्यूनतम क्षेत्र घेर लेती हैं। इसी को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। करा तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि तेल का घनत्व, क्योंकि क्या, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि तेल का घनत्व जल के घनत्व से, यहां अलग से लिख देता हूं, तेल का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। तेल का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ठीक है, कम होता है। तभी दोस्तों ये तैरता रहता है। कोई भी चीज पानी पर तभी तैर सकती है जब वो जल के घनत्व से दोस्तों कम होगा उसका घनत्व, तब तैरेगी। अगर घनत्व ज्यादा होगा तो पानी में डूब जाएगी, ठीक है। याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा, जल का घनत्व क्या होना, इससे क्या पता चलता है दोस्तों, इससे पता चलता है कि जल का घनत्व क्या है दोस्तों, अधिक है, और तेल का घनत्व दोस्तों क्या है, कम है, ठीक है। तेल का घनत्व जो है दोस्तों, यह क्या है, यह कम है। तभी तो दोस्तों ये तैरने वाली स्थिति बनेगी, ठीक है। अगर ऐसा होगा तभी दोस्तों तैरने वाली स्थिति बनेगी, नहीं तो कोई चीज डूब जाएगा। अगर जल का घनत्व डाउन हो जाए, किसी चीज का घनत्व, जैसे लोहा, बड़ा सा लोहे का गोला है और उसका घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा हो जाएगा, फेंक देंगे पानी में, डूब जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे, ये बढ़िया सवाल आपके लिए है। अगला सवाल करा, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है। अरे भाई, तेल में कोई भी तेल हो, आज यहाँ पे मिट्टी का तेल दे दिया, ठीक है, कल यहाँ पे दोस्तों केरोसिन आयल लिख देगा, ठीक है, केरोसिन लिख देगा, तो केरोसिन आयल लिख देगा, तो ये भी तो मिट्टी का तेल ही है। या दोस्तों मैं कह दूं कि सरसों का तेल लिख दे परीक्षा में, हम कह रहे हैं कोई भी तेल लिख दे, ठीक है। तेल का मतलब क्या है, तेल होता है, ठीक है, और कोई भी तेल होगा और पानी के ऊपर जाएगा तो तैरेगा ही तैरेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों जल का घनत्व क्या होता है, जल का घनत्व अधिक होता है और तेल का घनत्व दोस्तों कम होता है, ठीक है। तेल का घनत्व कम होता है, इसीलिए दोस्तों यह तेल जो है पानी पर क्या रहता है, तैरता रहता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक लाइन का साफ सुथरा बात है, इसको आप समझते रहिएगा। अगला सवाल देखिए, करा एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना हुआ जहाज पानी पर तैरते रहता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों सुई का जो आपेक्षिक घनत्व है वो सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के घनत्व से क्या हो जाता है। कोई चीज डूबता कब है, जब दोस्तों उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो जाए, तभी दोस्तों डूबता है, यानी उसका घनत्व ज्यादा हो जा रहा होगा तभी। अगर न ज्यादा होता तो कहां डूबता, ठीक है। तो यहां लिखेगा क्योंकि, ठीक है, क्योंकि सुई का ऐसे लिख लीजिए सीधा सीधा, सुई का घनत्व पानी के घनत्व से या जल के घनत्व से अधिक हो जाता है, अधिक रहता है, ठीक है,
अधिक रहता है। अब आप ये सोचेंगे कि इसीलिए दोस्तों सुई क्या हो जाती है, इसीलिए सुई डूब जाती है, ठीक है, सुई डूब जाती। अब आप सोचेंगे यार लोहे की सुई है वो डूब जा रही है, लोहे का इतना बड़ा जहाज है, क्या उसका घनत्व तो ज्यादा नहीं होता है? देखिए यहां पर मैंने कहा कि एक तैरती, जब सुई को पानी में डालते हैं तो उसके द्वारा जो जल हटाया जाता है उससे जो आपेक्षिक घनत्व बनता है वो ज्यादा हो जाता है। जबकि पानी का बना हुआ जहाज है तो उसके आकार की वजह से, उसका आकार जो होता है उस वजह से दोस्तों उसके द्वारा जो पानी विस्थापित किया जाता है वो कहीं ना कहीं जल के घनत्व से कम ही रहता है। इसी वजह से जहाज तैरता रहता है। यदि जहाज के आकार में परिवर्तन कर दिया जाए तो संभवतः जहाज भी डूब जाएगा। यदि जहाज के आकार में परिवर्तन कर दिया जाए, उल्टा सीधा बना दिया जाए डिजाइन, तो अभी डूब जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कुछ निर्भर करता है, किसी भी चीज को जब आप पानी में डालते हैं तो उसके द्वारा पानी को जो विस्थापित किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें उस पर भी निर्भर करती हैं कि वह समान तैरेगी या फिर नहीं तैरेगी, ठीक है। और उसी से घनत्व यानी डेंसिटी का भी पता चलता है। किस कारण केस नली में जो द्रव होता है ये ऊपर नीचे गति करता है। किसकी वजह से दोस्तों ये करता है? तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से करता है। केस नली में जो पानी ऊपर नीचे गति करता है ये किसकी वजह से करता है दोस्तों? ये पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की वजह से केस नली में पानी क्या करता है? ऊपर नीचे होता है। ये आप याद रखें। कुछ और एग्जांपल लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो घटना होती है, भाई अभी हमने कहा ऊपर नीचे होता है, तो ऊपर चढ़ने की घटना या नीचे उतरने की घटना को हम क्या कहते हैं? देखिए केस नली में जो घटना घटती है उसी को हम केशकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व क्या दोस्तों? एक घटना है और इस घटना में क्या होता है दोस्तों? या तो जल ऊपर जाता है या तो जल नीचे आता है, यही केशिकत्व है। क्या है? यही केशिकत्व है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने साइंस वाइंस पढ़ा है तो आप एक ध्यान दीजिए। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके घर में गमले होंगे, फूल लगाया होगा आपने, लेकिन कभी कभी जब आप ट्रिप पे जाते होंगे तो समस्या इस बात की होती होगी कि उस गमले में पानी कौन देगा? घर में ताला बंद हो जाएगा, तो गमले में पानी नहीं देंगे और 4-6-10 दिन घूमने के लिए चले गए तो भैया जो आपका पौधा हो तो मुरझा जाएगा। तो एक काम कीजिए, एक बाल्टी पानी ले लीजिए और पानी में एक धागा डुबो दीजिए और धागे का जो दूसरा हिस्सा उस गमले में डाल दीजिए। जब जब पौधों को आवश्यकता होगी उस धागे से पौधे बाल्टी से पानी खींच लेंगे। क्या मजाक कर रहे हैं सर? पौधा पानी खींच लेगा? ट्राई कर लेना ना, आप कभी घर पे ट्राई कर लो। एक धागा या एक कपड़ा बाल्टी में डाल दो, उसका दूसरा सिरा पौधे में डाल दो। पौधे को जितना जरूरत होगा उतना पानी लेगा, नहीं जरूरत होगा नहीं पानी लेगा। सर उस धागे से पानी अपने आप चला, धागे से पानी कैसे चला जाएगा? अरे करके ट्राई कर लो भाई। सब मैं क्लास में आपको समझा दूं, 30 मिनट की क्लास में क्या क्या आपको समझा दूंगा। आप ट्राई कर लो, देखो जाता है या नितिन सर बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। पहले ट्राई करो आप, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों केशिकत्व के कारण, ठीक है। जल का ऊपर नीचे होना ये आप साफ तरीके से समझ में पाएंगे, ठीक है। और ये सब पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, यह भी दिमाग में रहे। वे द्रव जो कांच को भिगोते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था, वे द्रव जो कांच को भिगोते हैं अगर वो केस नली में जाएंगे तो हमेशा केस नली के वो ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल जल है, ठीक है। तो याद रखेगा, ऐसे द्रव केस नली में ऊपर की ओर जाते हैं। कहां जाते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल होता है जैसे जल, ठीक है। जल हमेशा क्या होता है दोस्तों? ऊपर की ओर जाता है। या फिर मैं कह दूं तेल भी दोस्तों ऊपर की ओर जाता है, इत्यादि, ठीक है। तो जल या तेल ये सब दोस्तों ऊपर की ओर चलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, जब हम लोग छोटे छोटे थे डेबरी में पढ़ाई करते, डेबरी जानते हैं ना, ठीक है। एक बोतल को लेके उसके अंदर तेल भर दिया जाता था और ढक्कन पे छेद करके कपड़ा उसमें डुबो दिया जाता था और ऊपर माचिस मारते थे और जलता था। अरे घर में भगवान की पूजा करते होगे तो दीपक होगा ना। अब रुई तो होती बाहर और उसी रुई के सहायता से तेल आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तभी तो दिए में रखा हुआ तेल खत्म हो जाता है। तेल कैसे जलता है? जलती तो रुई है, तेल थोड़े जलता है, ठीक है। ये सब दोस्तों केशिकत्व का अच्छा उदाहरण है, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपके घर में सारी घटनाएं घटती हैं, अंतर इतना है कि हमें ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं, अब ज्ञान हो जाएगा। वे द्रव जो कांच को नहीं भिगोते हैं, ठीक है, जो कांच को नहीं भिगोते हैं, ऐसे द्रव
केश नली में ऐसे द्रव केश नली में नीचे की ओर जाते हैं। कहां जाते हैं? नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण इसका क्या है? तो इसका उदाहरण है पारा। ठीक है, पारा जो होता है दोस्तों, इसको देखेंगे कांच को भिगोता भी नहीं है और ये ऊपर नहीं जाता, ये हमेशा नीचे की ओर भागता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सा सवाल है। ठीक है, थर्मामीटर वगैरह में पारा होता है, वहां लिख सकते हैं, या जिससे दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर वगैरह मापा जाता है मशीन, वहां पारा होता है, वहां इसका अनुभव आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा किसी द्रव का ऊपर नीचे गति करना यह किस पर निर्भर करता है? अच्छा, ये लिखा है निर्भर किस पे करता है। ठीक है, निर्भरता दोस्तों पूछ रहा है, ऊपर नीचे करना ये क्या कहलाता है? ये जो घटना है, ऊपर नीचे करने की जो घटना है, ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना तो केशिकत्व कहलाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को केशिकत्व कहते हैं। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर? यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, केश नली की त्रिज्या। ठीक है, केश नली की त्रिज्या पर ये ऊपर नीचे करना निर्भर करता है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, उत्प्लावन बल हो गया। ठीक है, अन्य निर्भरता कहां दोस्तों? तो यह उत्प्लावन बल पर भी दोस्तों निर्भर करती है। ठीक है, उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल यह गुरुत्वाकर्षण बल पर भी निर्भर करती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल पर भी निर्भर करती है। और इसके अलावा दोस्तों जो आप यहां पढ़ रहे हैं कि केश नली की त्रिज्या पर निर्भरता होती है, ये तो होती ही होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि केश नली में ऊपर चढ़ने वाले दो द्रव्यों में से कौन अधिक ऊपर चढ़ेगा, ये बताइए। तो सिंपल सी, अगर दो द्रव उसमें भेजा जा रहा है तो याद रखेगा जिसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा। ठीक है, अधिक होगा, वही दोस्तों तेजी से ऊपर भागेगा। ठीक है, अगर दो द्रव में आप कंपटीशन कराएंगे तो जिसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, वो जल्दी चढ़ेगा, जिसका कम होगा वो धीरे धीरे चढ़ेगा। ये दोस्तों एक आप यहां पे याद रख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा सवाल है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि केशिकत्व के कुछ व्यावहारिक उदाहरण आप हमें दे दीजिए। ठीक है, ले लीजिए उदाहरण। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण लिख दूं। ठीक है, जल का पौधे की जड़ से पत्तियों तक पहुंचना। ठीक है, पत्तियों तक पहुंचना। पता है, आप जानते होंगे, ऐसी जल में पेड़ पौधों के अंदर दो तरह की नलिकाएं पाई जाती है, इसे जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम जल जो होता है दोस्तों, उसी जाइलम के द्वारा पत्तियों तक आता है। फ्लोएम में आहार पहुंचता है। ठीक है, जो भोजन बनता है वो पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जल का पेड़ पौधों के अलग अलग हिस्सों तक जो जल पहुंचता है जड़ से, वो किस माध्यम से पहुंचता है? वो इस केशिकत्व के कारण ही पहुंचता है, ये आप याद रखेगा। तो इसको हम कह सकते हैं पौधों में जड़ों द्वारा पानी जो है ये ऊपर की तरफ जाता है। ये इसका एक अच्छा सा उदाहरण हो गया है। ठीक है, या फिर तेल से दीपक का जलना। ठीक है, जो अभी आपको बताया मैंने, तेल से दीपक का जलना कह दूं, मैं कह दूं डेबरी जलना, उसका जलना, मोमबत्ती कह रहे हैं उसका, लालटेन का जलना। ठीक है, लैंप का जलना, ये सब भी तो इसी का उदाहरण है। तो ये सब केशिकत्व का ही उदाहरण होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पे लालटेन भी लिख लो। ठीक है, क्या पता लालटेन परीक्षा में आ जाए, क्या पता लैंप परीक्षा में आ जाए, क्या पता डेबरी परीक्षा में आ जाए। ठीक है, ये सब दोस्तों इसी के उदाहरण हैं, इसको आप याद रखेंगे। करा भारहीनता की अवस्था में किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो क्या घटित होगा? तो अरे घटित क्या होगा? केश नली का काम क्या है? जल एक तरफ से होकर के दूसरे तरफ तक चला जाएगा, जल नली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चढ़ जाएगा। ठीक है, जल नली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाएगा। ठीक है, दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों है। ठीक है, सिंपल सी बात है, केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको परेशान कर रहा है। अरे केश नली का कार्य जो है वही कार्य रहेगा,
कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित जो सिद्धांत है वो क्या है। मृदा यानी मिट्टी के द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है, जैसे मिट्टी पे 2 बूंद जल डाल दीजिए, वो धीरे धीरे सूख जाएगा, मिट्टी उसको अवशोषित कर लेती जल को। यह क्या है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? इसी को केशिका क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को केशिका क्रिया कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। हालांकि इससे संबंधित एक परासरण का भी सिद्धांत है, लेकिन वो छोड़िए, वो बॉटनी वगैरह आएंगे तब वहां मैं आपको समझाऊंगा कि परासरण का सिद्धांत क्या होता है। यहां आप केशिका क्रिया आप याद रखेंगे, इसी वजह से मिट्टी जो है जल को सोख लेती है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने आपको कुल 6 विषय विधिवत पढ़ा दिया, कुछ भी इन 6 विषय में नहीं बचा है। आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं बताऊं ये सीरीज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज के तहत ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है जिस पे हम चर्चाएं नहीं करते। ज्यादा नहीं 30 सवाल लेकर आता हूं, विधिवत आपको पढ़ाता हूं, कोई ऑप्शन जानबूझ के नहीं देता ताकि जो है आप रटो न किसी चीज को। और इसी तरह पढ़ते हुए हम अपने 7वें विषय पर आ चुके हैं, क्योंकि पहला विषय एंशिएंट है, दूसरा मिडावल है, तीसरा मॉडर्न है, चौथा पॉलिटी है, 5वां वर्ल्ड ज्योग्राफी और 6वां इंडियन ज्योग्राफी। इतना पढ़ा चुका हूं। अब 7वें नंबर पे दोस्तों हम लोग फिजिक्स की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ये क्लास हम लोगों ने 456 नंबर से पढ़ना शुरू किया और पहुंच चुके हैं अपने 472 नंबर पर। इस तरह से आज हमारी कुल 17वीं क्लास है। ठीक है, और हमारे 14,160 सवाल भी आज पूरे हो जाएंगे। तो अगर आप साथ में जुड़ेंगे तो धीरे धीरे करके हमारा फिजिक्स भी समाप्त हो जाएगा, फिर हम केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, वो भी पढ़ के समाप्त करेंगे। ऐसे ऐसे करके एक एक विषय हम जो है समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये किसका उदाहरण? ठीक है, अगर सूती कपड़े पर पानी डाल दिया जाए तो पानी फैल जाता है, आप देखेंगे। ठीक है, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यह भी केशिकत्व का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह उदाहरण भी किसका है? केशिकत्व का उदाहरण। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, जो सूती कपड़े के रेशे होते हैं, उस रेशों के माध्यम से जल चारों तरफ फैलने लगता है। ठीक है, चारों तरफ फैलने लगता है, ये आप याद रखेंगे। करा भूमिगत जल का, भूमि के अंदर जो जल है वो ऊपर धीरे धीरे आता है, यह किसका उदाहरण है? यह भी दोस्तों केशिकत्व का उदाहरण है। ठीक है, यह भी केशिकत्व का उदाहरण है। ये तो मैंने पीछे आपको समझा दिया है। करा श्यानता, श्यानता का मतलब अपने भाषा में बताऊं, श्यानता का अर्थ क्या होता है? श्यानता का अर्थ होता है गाढ़ापन। ठीक है, कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है, यही श्यानता का अर्थ है। करा श्यानता का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो लिखिएगा गाढ़ापन। क्या होता है दोस्तों? किसका गाढ़ापन? द्रव का गाढ़ापन। ठीक है, श्यानता का अर्थ क्या होता है? द्रव का गाढ़ापन जो होता है, यही श्यानता का अर्थ होता है। हमेशा द्रव के संदर्भ में लेते हैं, गाढ़ापन किसी भी चीज के संदर्भ में ले सकते हैं। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा गाढ़ा है उसको उतना अधिक श्यान कहा जाता है। जिसमें जितना ज्यादा गाढ़ापन है वो उतना ज्यादा श्यान है। जैसे जल की अपेक्षा तेल ज्यादा गाढ़ा होता है, तेल की अपेक्षा शहद ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, शहद की अपेक्षा वो जानते हैं ना डामर, जिससे रोड वगैरह बनता है, वो और ज्यादा गाढ़ा होता है ना। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जो जितना गाढ़ा होगा उसमें श्यानता उतना ही ज्यादा होगी, ये आप याद रखेंगे। कर शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में क्या होती है दोस्तों? तो पानी की श्यानता दोस्तों याद रखेगा, पानी की श्यानता क्या होती है दोस्तों? कम होती है। और ये जो शहद ग्लिसरीन दे दिया दोस्तों, इसकी श्यानता क्या होती है? इसकी श्यानता तो अधिक होगी ना। तो पूछा कि पानी की तुलना में क्या होगी, तो बताइएगा दोस्तों पानी की तुलना में तो ये ज्यादा अधिक गाढ़े हैं। क्या है दोस्तों? अधिक गाढ़े हैं। गाढ़े मतलब अधिक श्यान है या अधिक गाढ़े हैं, ये आप याद रखेंगे। जो जितना गाढ़ा उसकी श्यानता उतना ज्यादा अधिक मानी जाती है, ये आप याद रखिएगा। करा द्रवों के विभिन्न परतों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? जो द्रव होते हैं दोस्तों, द्रव के जो विभिन्न परत पाए जाते हैं उनके बीच में कौन सा बल पाया जाता है? क्योंकि ये परतें आंतरिक होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें आंतरिक स्पर्श रेखीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक स्पर्श रेखीय बल। ठीक है, आंतरिक स्पर्श रेखीय बल कहां काम करते हैं दोस्तों ये बल? तो याद रखिएगा द्रव के विभिन्न परतों के बीच में काम करते हैं, ये आप याद रखेंगे। आंतरिक स्पर्श रेखीय बल, कुछ एग्जांपल लीजिए। करा आंतरिक स्पर्श रेखीय बल की प्रकृति दोस्तों क्या होती, कैसी इसकी प्रकृति होती है? ठीक है, ये जो आंतरिक स्पर्श रेखीय बल है इसके बारे में पूछ रहा है, तो याद रखेगा यह जो बल होता है ये द्रव के परतों के बीच जो आपेक्षिक गति है उसका विरोध करता है। ठीक है, द्रव के
परतों के मध्य, द्रव के परतों के बीच बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध, ठीक है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है या उसे रोकने का प्रयास करता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक ऐसा बल है, ये चाहता है कि द्रव जिस स्थिति में बस उसी स्थिति में बना रहे, वो उसका विरोध करता है, ठीक है, रोकता है। कौन? आंतरिक स्पर्श रेखीय बल। आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, कभी फिजिक्स पढ़ते होंगे लेकिन चीजें आपके सामने नहीं आती। जब आप मेरे साथ आएंगे ना तो मैं इसी तरह की चीजें ढूंढ कर लाता हूं। मैं सोचता हूं कि कोई भी टॉपिक जब बच्चा पढ़ रहा है तो क्लियरिटी होना चाहिए। यहां से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सभी सवाल आपको समझ में आने चाहिए कि क्या क्या परीक्षा में हमारे पूछा जा सकता है। करा श्यान बल किस प्रकार का बल होता है? श्यान का अर्थ क्या दोस्तों? किसी द्रव का गाढ़ापन होना। और ये जो बल है किस प्रकार का बल है? अभी मैंने पीछे बताया कि आंतरिक स्पर्श रेखी बल, ठीक है, इसी में काम करता है। तो ये किस प्रकार का बल है? आंतरिक स्पर्श रेखीय बल, ठीक है, आंतरिक स्पर्श रेखीय बल के माध्यम से इसको हम जानेंगे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज दोस्तों और आप याद रखेगा यहां पर, वह बल, ठीक है, इसके बारे में एक लाइन और याद रखेगा कि वह बल जो किसी तरल या फिर गैस की गति का विरोध, दोनों में विरोध करता है, ठीक है, क्योंकि आंतरिक परतों के बीच में द्रव के आंतरिक परतों के मध्य पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम आंतरिक पड़ा, ठीक है। तो ये गति का विरोध करता है, ये कभी आप मत भूलिएगा, ठीक है। क्या करता है दोस्तों? यह गति का विरोध करता है, ठीक है, गति का विरोध करता है। यह बात आपको एकदम नहीं भूलना है क्योंकि यहीं से परीक्षा में सवाल बनते हैं। करा श्यानता का गुण यानी द्रवों के गाढ़ापन होने का जो गुण है, यह पदार्थ की किन किन अवस्थाओं में दोस्तों पाया जाता है? तो याद रखेगा, यह गाढ़ापन जो है दोस्तों, यह पदार्थ की द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है। किसमें? द्रव एवं गैस अवस्था में। क्यों? अच्छा एक बात है, जो चीजें ठोस हैं उसके अणु तो इतने पास पास है तो वहां गाढ़ापन की कोई बात ही नहीं है। भाई लकड़ी में क्या गाढ़ापन बताइए, उसके अणु तो पास पास हो तो ठोस हो गया ना। तो गाढ़ापन यह हमेशा द्रव या गैस में पाया जाता है। गैस में गाढ़ापन नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, जबकि द्रव में गाढ़ापन जो होता है पाया जाता है, ठीक है। तो ठोस अवस्था में कभी भी श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है, इस बात को आप अलग से याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठोस में या ठोस अवस्था में श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे, इसे एकदम नहीं भूलना है। करा सामान्य वायु में दौड़ना जल में दौड़ने की अपेक्षा सुगम्य होता है। अगर पानी में चलते हैं, आप दौड़ते हैं तो लगता है कोई आपका पैर बांध लिया, पकड़ लिया है, लेकिन हवा में जब आप दौड़ते हैं, मतलब जमीन पर, धरती पर जब आप दौड़ते हैं तो बड़ा आसानी से आप दौड़ लेते हैं। इसके पीछे दोस्तों क्या कारण होता है? क्योंकि हवा में जो श्यानता होती है वो जल की श्यानता अपेक्षा कम होती, इसी वजह से आप चल पाते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिएगा, क्योंकि वायु की श्यानता जल की अपेक्षा कम होती है, ठीक है, जल की अपेक्षा कम होती है। इसी चीज को उल्टा लिख सकते थे कि क्योंकि जल की श्यानता वायु की अपेक्षा अधिक होती है, वो एक ही बात है। इसी चीज को घुमा के लिखते हैं तो उल्टा करना पड़ता है ना, तो एक ही बात। कुल मिला जुला के जल की श्यानता ज्यादा, वायु की श्यानता कम, इसीलिए दोस्तों जहां श्यानता कम होगा वहां चलना ज्यादा आसान होगा, ये आप याद रखिएगा। करा द्रवों में श्यानता जो है ये किन बलों के कारण होती है? द्रव में जो श्यानता होता है किस बल के कारण होता है? तो श्यानता हमेशा ससंजक बल के कारण होता है, ठीक है, ससंजक बल के कारण। क्यों ससंजक बल के कारण सर, आसंजक क्यों नहीं? क्योंकि समान द्रव में, ठीक है, एक समान द्रव में, एक समान द्रव में, ठीक है, एक समान द्रव में जो बल कार्य करता है वो ससंजक बल है। भिन्न भिन्न द्रवों के मध्य जो बल काम करता है वो आसंजक बल होता है। तो जब आप एक ही प्रकार के द्रव की बात करें, पानी की बात करेंगे तो पानी तो पानी, तेल तो तेल, तो एक ही प्रकार का द्रव होगा तो वहां ससंजक बल होगा, ये आप याद रखेंगे। करा गैसों में श्यानता किनके कारण पाई जाती? किस वजह से गैसों में श्यानता पाई जाती, उसमें गाढ़ापन पाया जाता है? क्योंकि एक परत दूसरे
क्योंकि जो गैस होता है दोस्तों उसका एक परत से दूसरे परत में अणुओं का स्थानांतरण होता है, उस वजह से इसको साम्यता में लिया जाता है। ठीक है, तो एक परत से दूसरे परत में अणुओं का स्थानांतरण, ठीक है, अणुओं का स्थानांतरण होता है। ठीक है, स्थानांतरण होने की वजह से क्या होता है, गैसों में भी श्यानता पाई जाती है। इसीलिए हमने कहा कि ठोस में श्यानता नहीं होती है, द्रव में श्यानता सर्वाधिक पाई जाती है और गैसों में श्यानता न्यूनतम पाई जाती है। न्यूनतम ही क्यों? क्योंकि जो अणु होते हैं वो एक परत से दूसरे परत में ट्रांसफर होते रहते हैं, इस वजह से दोस्तों ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, करा गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में क्या होती है? गैस में श्यानता, अच्छा मुझे बताइए, गैस में श्यानता क्या होगी दोस्तों? गैस में श्यानता जो है, गैस में श्यानता क्या होगी? कम होगी। और द्रव में जो श्यानता होगा वो क्या होगा दोस्तों? द्रव में जो श्यानता होगा बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा ही नहीं, द्रव में श्यानता बहुत ज्यादा होती है, जबकि गैस में श्यानता बहुत ज्यादा कम होती, बहुत कम, नगण्य के बराबर होती है। ठीक है, नगण्य के बराबर होती है, ये आप याद रखेंगे। श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर का दोस्तों श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर मान लीजिए कोई तेल है उसको, या कोई भी चीज है, दूध है, कुछ भी चीज है, कोई भी द्रव है, अगर उसको आप गर्म करेंगे तो श्यानता बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो याद रखेगा। ठीक है, श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेगा, श्यानता घटता है। क्या होता है दोस्तों? श्यानता घटता है। और लोग सोच रहे होंगे कि श्यानता बढ़ेगा, नहीं, श्यानता घटेगा। जो जितना घटेगा वो गाढ़ापन उतना ज्यादा होगा। इसीलिए से दूध है, दूध को जब आप और ज्यादा गर्म करते हो तो और ज्यादा गाढ़ा होता जाता है। ठीक है, इस वजह से श्यानता घटना है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा स्टार लगा लीजिए इस पे, बहुत प्यारा सा सवाल है। ठीक है, आगे देखिए, करा सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है? ऐसे देखेंगे तो सबसे अधिक श्यानता शहद की होती। क्यों? शहद अत्यधिक गाढ़ा होने के कारण। ठीक है, अत्यधिक गाढ़ा होने के कारण इसकी श्यानता जो है दोस्तों अन्य द्रवों की अपेक्षा सबसे ज्यादा मानी जाती है। एक आदर्श तरल की श्यानता दोस्तों कितनी मानी जाती है? तो अगर आदर्श तरल है तो उसकी श्यानता हमेशा शून्य मानी जाती है। कितनी है? आदर्श तरल की श्यानता क्या मानी जाती है? श्यानता ये शून्य मानी जाती है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? इसी तरह से आज के 30 सवाल हमारे पूर्ण होते हैं और आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। देखिए, हमने बहुत सारे विषय के लिए क्लासेस दे रखा है, आप एक बार मौका दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, तैयारी कीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों कि ऑनलाइन में हम बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं चलाते। मैं केवल उतने कोर्स पर काम करता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं बच्चों के लिए बेहतर हूँ, केवल उतना कोर्स। अनायास का और लोगों की तरह से हमें 150 कोर्स लॉन्च करने की आदत नहीं। जितना मुझे लगता है कि इतनी चीजें मैं बच्चों को बढ़िया ढंग से समझा सकता हूं जिसमें इससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं दे सकता, तब मैं दोस्तों कोर्स लॉन्च करता हूं। अन्यथा तब तक होल्ड रखता हूं जब तक उसको मैं अपने अकॉर्डिंग बना न लूं। ठीक है, तो मैं आपको बुला रहा हूं तो कुछ सोच समझ के बुला रहा हूं। आप आइए, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हमारे पास हैं। एक बार आइए, देखिए। हर एक कोर्स में हमने डेमो क्लास दे रखा है। ऑनलाइन में कोई डेमो नहीं देता। लोग सोचते हैं डेमो देंगे तो बच्चा भाग जाएगा। मैं सोचता हूं डेमो दो, पसंद आए तो ज्वाइन करे। भाई, हमें फीस नहीं चाहिए, हमें बच्चे का सेटिस्फैक्शन चाहिए, हमें उसका सिलेक्शन चाहिए। यदि उसको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा तो भैया कोर्स न ज्वाइन कीजिए, जहां से समझ में आए वहां कोर्स ज्वाइन कीजिए। अरे आपके घर में आपके माँ बाप आपकी राह देख रहे हैं कि कब मेरा बच्चा सफल होकर आएगा, अधिकारी बनकर आएगा और हमें पैसा बचाना है। नहीं, हम वैसे नहीं है दोस्तों। मैं कहता हूं जहां से आपको चीजें समझ में आए आप वहां से चीजें पढ़िए। ठीक है, आपको लगता है कि नितिन सर उपयुक्त हैं तो आप नितिन सर के पास आइए, अन्यथा कोई बात नहीं। जो फ्री में क्लास चले लेकिन इसे देखिए, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी जैसे भी पढ़ रहे हो, ये वाली सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है और मजा ही मजा दोस्तों, सीधे सवाल सीधे जवाब। और कई सारे बच्चे कहते हैं सर ऑप्शन नहीं है। अरे भाई, मैं 3 ऑप्शन लिखता और तीनों ऑप्शन गलत होता, सही उत्तर तो एक ही होगा ना, और जो सही उत्तर होगा उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। फिर गलत ऑप्शन के लिए आप इतना परेशान हैं, उसको छोड़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, हमारा नया एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, इसी पे सारी क्लास चलती है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से क्लास लीजिए। कहीं कोई समस्या है, दुविधा है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए। या फिर किसी वजह से कॉल नहीं पिक हो पाती तो आप सीधा व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपसे खुद ही कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।